Some basic concepts of chemistry, lecture 5. रसोपनिषद। ये जो बुक था इसमें डिस्क्राइब किया गया है प्रिपरेशन ऑफ गन पाउडर मिक्सचर। गन पाउडर यानी कि बारूद। जो तमिल लिटरेचर था ना, तमिल लिटरेचर में लिखा हुआ है कि कैसे फायरवर्क्स बनाते, हाउ टू प्रिपेयर फायरवर्क्स यानी पटाखे। और वो किसका यूज़ करके फायरवर्क्स बनाते थे? सल्फर यानी गंधक, चारकोल, कोयला, साल्ट पीटर यानी पोटेशियम नाइट्रेट, मर्क्यूरी, पारा, कैम्फर, कपूर। जो कपूर जो हम आरती में यूज़ करते हैं, भगवान को आरती करते तब कपूर जलाते थे, कैम्फर। तो फायरवर्क्स तमिल लिटरेचर में लिखा हुआ है कि फायरवर्क्स वो लोग कैसे बनाते थे? सल्फ़र का यूज़ करके, चारकोल, साल्ट पीटर दैट इज़ पोटेशियम नाइट्रेट, मर्क्यूरी, कैम्फर, इसका यूज़ करके वो फायरवर्क्स कैसे बनाते थे उसके बारे में लिखा हुआ है। चक्रपाणी ने क्या डिस्कवर किया? डिस्कवर्ड मर्क्यूरी सल्फाइड। उन्होंने ना सोप बनाने के लिए उन्होंने मस्टर्ड ऑयल यानी कि सरसों का तेल और कुछ अल्कलीज यानी कि क्षार, इनका यूज़ किया। इंडियंस ने ना 18th सेंचुरी सी में सोप बनाना स्टार्ट कर दिया था। स्टार्टेड। वो लोग सोप बनाने के लिए क्या यूज़ करते हैं? एरंड ऑयल और सीड्स ऑफ महुआ प्लांट, महुआ प्लांट के बीज और कैल्शियम कार्बोनेट। इसका यूज़ करते थे वो सोप बनाने के लिए। जो पेंटिंग्स मिली ना अजंता और एलोरा में, पेंटिंग्स अजंता और एलोरा, वो बहुत साल होने के बाद भी, आफ्टर एजेस भी वो फ्रेश दिख रही है। ये पेंटिंग्स एकदम फ्रेश दिख रही है बहुत साल होने के बाद भी। तो इससे पता चलता है कि हाई लेवल ऑफ साइंस हमारे एंशिएंट इंडिया में हाई लेवल ऑफ साइंस अचीव था। हाई लेवल ऑफ साइंस अचीव हो चुका था एंशिएंट इंडिया में, मतलब कि साइंस शिखर पे था प्राचीन भारत में भी।
क्योंकि जो वहाँ के तब के पेंटिंग्स थे इतने पुराने, वो अभी भी फ्रेश दिखते। तो ये सब केमिकल नॉलेज उनके पास तब से था। तो हाई लेवल ऑफ साइंस अचीव था एंशंट इंडिया में। वराह मिहिर इन्होंने क्या लिखी? बृहत संहिता। ये क्या है? एक इंसाइक्लोपीडिया यानी विश्व ज्ञान कोश। उसमें बहुत सारा नॉलेज भरा हुआ है ये बृहत संहिता में। किसने लिखी है? वराह मिहिर ने। इसको किस में कंपोज किया गया? 6th century CE it is composed. What? बृहत संहिता। इसमें ना एक ग्लूटिनस मटेरियल जो कि अप्लाई किया जाता है वॉल्स पे, रूफ्स ऑफ हाउसेस और टेम्पल्स पे जो वॉल्स, रूफ्स ऑफ हाउसेस, जो छप्पर है घर के, जो दीवारें है, जो घर के छप्पर है, और जो टेम्पल्स है, जो मंदिर होते हैं, उनके ऊपर अप्लाई किया जाता है ना जो ग्लूटिनस मटेरियल, उसको कैसे प्रिपेयर करते, हाउ टू प्रिपेयर, इसके बारे में सब नॉलेज लिखा हुआ है इस बृहत संहिता में। और वो ग्लूटिनस मटेरियल है ना, वो कहाँ से, वो कैसे प्रिपेयर किया गया? तो वो पूरी तरह से प्रिपेयर किया गया था, एंटायरली प्रिपेयर्ड फ्रॉम एक्सट्रैक्ट्स ऑफ वेरियस प्लांट्स, फ्रूट्स, सीड्स जो बीज रहते हैं, और बाग्स, इन्हीं से सब वो ग्लूटिनस मटेरियल बनाया गया था, जो कि घरों के छत पे, दीवारों पे और टेम्पल्स पे अप्लाई किया जाता था। ये जो प्लांट्स, फ्रूट्स और सीड्स ये सब थे, बाग्स etc, ये सब वो कैसे बनाते थे, इससे वो कैसे बनाते थे वो ग्लूटिनस मटेरियल? ये सब प्लांट्स, फ्रूट्स, सीड्स, ये सब चीज़ें वो बॉईल करते थे, और उसमें अलग अलग तरह के रेजिन्स मिलाए जाते थे। रेजिन्स से ट्रीट किया जाता था, रेजिन्स मिलाए जाते थे, और इस तरह से वो बनाते थे। और ये सब इंटरेस्टिंग होगा कि ये सब मटेरियल्स को साइंटिफिकली टेस्ट किया गया, और उनको असेस किया गया फॉर यूज़। तो ये सब इंटरेस्टिंग है ना, कि उन्होंने ये सब ऐसा उन्होंने दिमाग लगाया कि ये सब हम बॉईल करेंगे, उसमें रेजिन्स मिलाएंगे, फिर ऐसा वो ग्लूटेनस मटेरियल बनेगा जो वॉल्स पे, घर के रूफ्स पे और टेम्पल्स पे अप्लाई किया जाएगा। तो ये सब उनको नॉलेज था। तो ये सब इंटरेस्टिंग है ना कि उनको ये सब नॉलेज कैसे था। अथर्ववेदा, ये जो वेद था 1000 BC, इसमें मेंशन किया था सम डाइज, यानी कि कलर पिगमेंट्स, डाई स्टफ। डाई स्टफ कौन से थे? जैसे कि टर्मरिक, हल्दी, मैडर, सनफ्लावर, ऑर्पीमेंट,
कोचिनिल, लैक, ये सब डाइज थे, ये सब डाइज यूज़ करते थे। और इसके बारे में लिखा हुआ है अथर्ववेद में कि ये सब डाइज यानी कि ये सब कलर्स एज अ कलर यूज़ करते थे। सम अदर सब्सटेंस हैविंग टिंटिंग प्रॉपर्टी, टिंटिंग प्रॉपर्टी वेर काम्प्लेसिका, पतंगा, जटुका, ये भी कुछ अन्य पदार्थ है जो कि वो एज अ डाई यूज़ करते थे। जो हमने पहले देखा वराह मिहिर, उनकी जो बृहद संहिता है, बृहद संहिता वराह मिहिर ने लिखी हुई जो बृहद संहिता, ये जो बुक है, इसमें ना उन्होंने परफ्यूम और कॉस्मेटिक्स कैसे बनाते उसके बारे में मेंशन किया हुआ है। तो ये भी उस ज़माने में था, परफ्यूम कॉस्मेटिक्स कैसे बनाते थे, अत्र बोलते हैं ना, इत्र, वैसे। हेयर डाइंग जो बालों को कलर करना, उसके लिए ना वो लोग यूज़ करते थे प्लांट्स को, जैसे कि इंडिगो यानी कि ब्लू, नील, ये जो प्लांट रहता है इंडिगो का, प्लस मिनरल लाइक आयरन पावर, लोहा शक्ति, आयरन लोहा की शक्ति, ब्लैक आयरन जो काला लोहा रहता है, और स्टील या फिर स्टील और राइस को सोर करके, जो राइस पानी में डालते हैं तो वो आम जाता है ना, सोर राइस, उसके जो एसिडिक एक्सट्रैक्ट्स है, तो वो एसिडिक एक्सट्रैक्ट्स लेके, सोर राइस के एसिडिक एक्सट्रैक्ट्स लेके ये सब डाइंग के लिए यूज़ करते थे, हेयर डाइंग के लिए, बालों को काला करना, बालों को नीला करना, ये सब। गंधयुक्ति, ये जो लिटरेचर था, गंधयुक्ली, ये क्या डिस्क्राइब करता है, इसमें रेसिपीज़ है, किसके बारे में, मेकिंग सेंट्स, परफ्यूम, माउथ परफ्यूम, जो माउथ फ्रेशनर्स रहते, बाथ पाउडर, जो नहाने के लिए जो पाउडर्स यूज़ करते हैं, और इंसेंस यानी वही फ्रैग्रेंस, इंसेंस यानी फ्रैग्रेंस, टाल्कम पाउडर जो हम फेस पे, बॉडी पे लगाते हैं, टाल्कम पाउडर, इन सब को बनाने की रेसिपीज़ गंधयुक्ली में, ये जो लिटरेचर है उसमें दी गई है। पेपर वॉज नोन टू इंडिया इन द 17th century as account of Chinese traveler आई सिंह, इन्होंने डिस्क्राइब किया, ये चाइनीज़ ट्रैवलर थे आई सिंह, इन्होंने डिस्क्राइब किया एक पेपर 17th century में, और वो एक चाइनीज़ ट्रैवलर थे। जो एक्सकेवेशंस थी ना, तक्षशिला यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे जो एक्सकेवेशंस थी
यानी कि आर्कियोलॉजिकल साइट्स थी ना, जहाँ पे वो सब आर्ट स्किल्स वगैरह सब कंस्ट्रक्शन था, वो इंडिकेट करता है कि इंक यानी कि शाई इंक जो हम पेन में यूज़ करते, इंक को यूज़ किया गया इंडिया में फ्रॉम 4th century. Colors of ink were made from colors of ink were made from chalk, red lead and minimum. It seems that the process of fermentation की जो प्रोसेस है was well known to Indians. फर्मेंटेशन उनको पहले से अच्छे से पता था. फर्मेंटेशन क्या है? जैसे हम इडली बनाते हैं, डोसे बनाते हैं, तो हम लोग फर्मेंटेशन करते हैं ना, तो ये एक मेटाबॉलिक प्रोसेस है जो प्रोड्यूस करते हैं केमिकल चेंजेस इन ऑर्गेनिक सब्सटेंस. जैसे कि हम इडली बनाते हैं, चावल हम भिगो के रखते हैं पानी में, इडली का रवा ये सब हम यूज़ करते हैं, तो चावल ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस है ना, तो ये जब हम पानी में भिगो के रखते हैं तो वो सोर हो जाते हैं, आम जाते हैं, तो ये केमिकल चेंजेस होता है ना उनमें. तो वो किस वजह से होता है? तो जब हम वो चावल पानी में डालते हैं तो वो सोर हो जाता है, आम जाता है ना, खट्टा हो जाता है. तो क्योंकि उसमें एक एंजाइम्स क्रिएट होते हैं, तो एंजाइम्स के एक्शंस करते हैं. एंजाइम्स की एक्शन से वो चावल पानी में डालने के बाद केमिकल चेंजेस हो जाता है, तो वो सोर हो जाते हैं. तो एंजाइम्स की वहाँ पे एक्शंस हो जाती है उस प्रोसेस में. तो केमिकल चेंज हो जाता है कि जो चावल थे वो पानी में, जो चावल थे, जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस थे, वो आम गए, तो वो फर्मेंटेशन हो गया. तो जैसे इडली बनाते हैं हम चावल से, जब चावल सोर नहीं रहता, खट्टा नहीं रहता, तो जब हम इडली बनाते तो वो थोड़ा खट्टा ही आ जाती है ना इडली में, तो वो फर्मेंटेशन प्रोसेस है. तो एंजाइम्स वहाँ पे एक्ट करते हैं. चावल या ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, वहाँ उसमें पानी डालने के बाद, मतलब केमिकल प्रोसेस होने के बाद फिर केमिकल चेंजेस हो जाते हैं, एंजाइम्स एक्ट करते हैं, तो केमिकल चेंजेस हो जाते हैं, केमिकल प्रोसेस हो जाती है, तो वो फर्मेंटेशन. इसके बारे में इंडियंस को पहले से पता था उस ज़माने में. जो हमारे पुराने वेद थे ना, उनमें और कौटिल्याज अर्थशास्त्र, ये जो लिटरेचर था ना, वेदास यानी कि वेद, जो हमारे 4 वेद थे, कौटिल्य जी का जो अर्थशास्त्र था, उसमें ना उसमें क्या मेंशन किया? टाइप्स ऑफ लिकर्स यानी कि दारू, ड्रिंक्स, शराब. तो ये भी केमिकल प्रोसेस से ही बनाते हैं ना लिकर्स, ये सब शराब ये सब. तो वहाँ पे बहुत सारे टाइप्स के लिकर्स को मेंशन किया गया था कौटिल्य अर्थशास्त्र में. चरक संहिता में बहुत सारे आसवास, जैसे आपने सुना है कुंवारी आसव, गौरियादि घृत आसव, ये सब आसव्स रहते हैं. मतलब एक प्रकार के मेडिसिन्स, औषधियाँ थी, लिक्विड मेडिसिन्स थे. चरक संहिता में ना ये अलग अलग आसवास कैसे बनाए गए हैं,
तो वो आसव कैसे किससे बनाते थे वो लोग, इसके बारे में मेंशन किया गया। क्या क्या इंग्रेडिएंट्स यूज़ करते थे? बार्क्स ऑफ प्लांट्स, जो प्लांट्स के जो इनर बार्क्स, आउटर बार्क्स, जो उनके वुड पे जो आउटर कोटिंग रहता है वो आउटर बार्क, और जो अंदर के जो टिश्यू रहते हैं वो इनर बार्क्स, बार्क ऑफ प्लांट्स। स्टीम, जो उसका जो खोड़ रहता है ना, स्टीम। फ्लावर्स, लीव्स, पत्ते उनके, वुड्स, लकड़ी। सीरियल्स, जो कडधान्य वगैरह रहते हैं, दाली वगैरह, दाल वगैरह ये सब रहता है ना, सीरियल्स, दाल वगैरह हम लोग खाने में यूज़ करते हैं। फ्रूट्स एंड शुगर केन, गन्ने का जूस, ये सब यूज़ करते थे। ये सब इंग्रेडिएंट्स वो यूज़ करते थे ये आसवास बनाने के लिए। मतलब एक प्रकार का मेडिसिन था, एक लिक्विड मेडिसिन होता है, अभी भी मिलता है, कुंवारी आसव वगैरह ये सब जो गर्ल्स लोग पीते हैं। और जेंट्स के लिए भी अलग अलग तरह के आसवास रहते, तो वो सब ना आयुर्वेदिक ये सब आसवास, ये जो औषधियाँ थी, ये जो मेडिसिन्स थी, वो चरक संहिता में लिखे हुए थे पहले से। द कंसेप्ट दैट मैटर यानी कि कोई भी पदार्थ इज़ अल्टीमेटली मेड ऑफ इंडिविजिबल बिल्डिंग ब्लॉक्स। ये कैसे बनाया गया है? इंडिविजिबल बिल्डिंग ब्लॉक्स, बहुत सारे कणों से बनाया गया है। ये कंसेप्ट ना फ्यू सेंचुरीज बीसी में एज अ पार्ट ऑफ फिलोसॉफिकल स्पेक्यूलेशन आया था। फिलोसॉफिकल मतलब ऐसे गेस किया था उन्होंने, ऐसे स्पेक्यूलेशन यानी कि उन्होंने ऐसे गेस किया था, उन्होंने ऐसे चिंतन किया था कि ये जो मैटर है ना वो बहुत सारे इंडिविजिबल बिल्डिंग ब्लॉक से बना हुआ है। जो आचार्य कणाद है ना, आचार्य कणाद उनको उनका असली नेम कश्यप था। आचार्य कणाद उनका ओरिजिनल नेम कश्यप था। वो बॉर्न कब हुए? 600 BC। वो पहले फर्स्ट प्रोपोनेंट थे, फर्स्ट प्रास्ताविक थे। फर्स्ट प्रोपोनेंट इज आचार्य कणाद, जिन्होंने एटॉमिक थ्योरी दी। एटॉमिक थ्योरी के बारे में सबसे पहले किन्होंने बताया? आचार्य कणाद ने, जिनका ओरिजिनल नाम कश्यप था। वो 600 BC में बॉर्न हुए, उनका जन्म हुआ। वो ही फर्स्ट प्रोपोनेंट है एटॉमिक थ्योरी के। उन्होंने पहले एटॉमिक थ्योरी के बारे में एटॉमिक थ्योरी उन्होंने पहले इसके बारे में बताया। सबसे पहले यही फर्स्ट प्रोपोनेंट थे जो एटॉमिक थ्योरी के बारे में बोल रहे थे। He formulated the theory of very small indivisible particles, which the name परमाणु, उसको परमाणु बोला गया। कंपेरेबल टू एटम्स, उसको कंपेयर किया जा सकता है एटम्स से। तो पहले उसको एटम्स नहीं बोलते थे, परमाणु बोलते थे। जो इंडिविजिबल पार्टिकल्स थे ना, जिसको अभी हम एटम्स बोलते हैं, तो
उसको वो लोग परमाणु बोलते थे। उन्होंने एक टेक्स्ट लिखा था, वैसे शिका सूत्रा, ये उन्होंने टेक्स्ट लिखा था कश्यप जी ने, कणाद जी ने। अकॉर्डिंग टू हिम, अकॉर्डिंग टू कणाद जी, अकॉर्डिंग टू कश्यप जी, यानी कणाद यानी कश्यप जी, उनके हिसाब से क्या था कि ऑल सब्सटेंस, जो भी सब्सटेंस है, आर एग्रीगेटेड, वो एग्रीगेट के फॉर्म ऑफ स्मॉलर यूनिट्स कॉल्ड एटम्स, यानी कि परमाणु स्मॉलर यूनिट्स से बने गए हैं। स्मॉलर यूनिट्स को ऐसे एग्रीगेट करने से, ऐसे एक साथ जोड़ने से एक सब्सटेंस बन जाता है, एक सब्सटेंस बन जाता है। तो एक सब्सटेंस के अंदर बहुत सारे स्मॉलर यूनिट्स एग्रीगेट किए हुए हैं, और ये जो स्मॉलर यूनिट्स है ना, उनको वो परमाणु बोलते थे, यानी कि अणु, यानी कि एटम्स। अभी हम लोग एटम्स बोलते, तो एटम्स बाद में बोलने लगे, पहले इसको परमाणु बोलते थे। उन्होंने बताया कि जो एटम्स है ना, वो इटर्नल, अमर्यादित है, बहुत सारे उनकी बहुत सारी क्वांटिटी है। इंडिस्ट्रक्टिबल, वो डिस्ट्रक्ट नहीं की जा सकते, और इनडिविजिबल, वो डिवाइड नहीं की जा सकते, बहुत छोटे और स्पेरिकल यानी कि सर्कुलर, सुप्रा सेंसिबल, वो बहुत सेंसिबल, और वो बहुत सेंसिबल, और उनमें गति, उनमें बहुत सारे गुण भी होंगे, बहुत सारे क्वालिटीज़ उनके अंदर होगी। एंड इन मोशन इन द ओरिजिनल स्टेट, और जो उनका जो ओरिजिनल स्टेट है ना, उसमें उनको मोशन भी होगी, यानी कि गति होगी, स्थिर नहीं रहेंगे वो कुछ तो उनको मोशन रहेगी, वो एक जगह पे स्थिर नहीं रहेंगे, उनकी कोई तो मोशन रहेगी, और वो स्पेरिकल रहेंगे, और सुप्रा सेंसिबल रहेंगे, इनडिस्ट्रक्टिबल रहेंगे, और इटर्नल, बहुत सारे रहेंगे, और बहुत सूक्ष्म, बहुत छोटे ऐसे वो परमाणु, यानी कि एटम्स। ऐसा उन्होंने उसके बारे में बताया, एटम्स के बारे में। उन्होंने एक्सप्लेन किया कि दिस इंडिविजुअल एंटिटी, वो जो एटम की इंडिविजुअल एंटिटी है ना, मतलब जो एक एटम, जो सब्सटेंस में जो बहुत सारे एटम्स है, कण है, सूक्ष्म कण, जो बहुत सारे एटम्स है, वो जो एटम है ना, वो इतने सूक्ष्म है कि वो किसी भी ह्यूमन ऑर्गन से हम उसे रियलाइज़ नहीं कर सकते, ना हमें वो आँखों से दिखेंगे, आइज से हमें वो नहीं दिखेंगे, इतने सूक्ष्म होंगे, इतने बहुत सारे क्वांटिटी में होंगे कि वो आइज से हमें नहीं दिखेंगे, हम नोज़ से उन्हें नहीं सूंघ सकेंगे, हम हाथ से उन्हें टच भी नहीं कर सकेंगे। इतने सूक्ष्म है कि वो किसी भी ह्यूमन ऑर्गन से हम उन्हें नहीं देख सकते, या ना टच कर सकते, ना उन्हें सूंघ सकते, इतने वो सूक्ष्म, इतने बहुत सारे सूक्ष्म वो एटम्स थे। जो एक कोई सब्सटेंस है, उसके अंदर जो इंडिविजुअल एटम्स उन्होंने बताए गए, जो एग्रीगेट है, तो इतने सूक्ष्म है कि वो हम किसी भी ह्यूमन ऑर्गन से हम ना देख सकते, ना सुन सकते, ना टच कर सकते, इतने वो सूक्ष्म, इतने वो छोटे, स्मॉल है।